Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 25th March and happy Holi. So let's get started. India blocked to hold rally against Kejriwal arrest. वो रामलीला मैदान पर होगा again. Nothing for your preparation. Pakistan mulls restarting trade relations with India. देखिए इंडिया ने जो पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया ने इससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस छीन लिया था। मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस को अगर आप सिंपल टर्म्स में समझेंगे तो यू कैन से इट एज कि अगर हम पाकिस्तान से आने वाले प्रोडक्ट्स पर अगर हम 10% टैक्स लगा रहे हैं, राइट, 10% टैक्स, तो हम इससे ज्यादा किसी और कंट्री पर भी नहीं लगाएंगे, राइट, किसी और कंट्री पर हम इससे ज्यादा नहीं लगाएंगे। मोस्ट फेवर्ड यानी कि बस इसको जो टैक्स दे दिया ना, जो बेनिफिट इसको हमने दे दिया वही बेनिफिट हम बाकी की अदर कंट्रीज को भी देंगे, राइट, दैट इज मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। और इंडिया ने तो ये दे दिया था पाकिस्तान को, बट पाकिस्तान ने कभी रेप्लिकेट नहीं किया इसको। ओके, फिर इंडिया ने भी इस स्टेटस को वापस दे दिया। इसके अलावा जब हमने आर्टिकल 370 हटाया तब पाकिस्तान नाराज हो गया कि ये बहुत इनजस्टिस हुई है, देयर इज अ लॉट ऑफ पेन विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो फिर उन्होंने भी जो रिलेशंस चल रहे थे ट्रेड को लेकर वो सस्पेंड कर दिए। ऑलराइट, यहाँ पर हमने चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग साइट थी उसका नाम दिया था शिव शक्ति। उसे फाइनली इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अप्रूव कर दिया है दैट स्टेशन शिव शक्ति फॉर द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम लैंडर। ओके, इसको फाइनली ऑफिशियली अप्रूव कर दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन पे एक शॉर्ट नोट आपको जानना चाहिए, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे। आई एम नॉट टेकिंग इट हियर बिकॉज पहले ये सब चीजें के शॉर्ट नोट्स हमने देखे हैं, ठीक है, तो जो बच्चे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनके लिए फिर वो टाइम वेस्ट कहलाता है। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन पे शॉर्ट नोट मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा आफ्टर दिस वीडियो। एंड द AIU इज द इंटरनेशनली रिकग्नाइज अथॉरिटी जो असाइन करती है नेम्स टू प्लैनेटरी सरफेस फीचर्स। इट फॉलोज सम रूल्स एंड कन्वेंशंस टू डू सो। नाउ इसका रूल 9 कहता है दैट नो नेम्स हैविंग पॉलिटिकल, मिलिट्री और रिलीजियस सिग्निफिकेंस में बी यूज। रिमेंबर दिस, कोई भी, यानी कि आप किसी ऐसे पॉलिटिशियन के नाम पर नहीं रख सकते किसी एस्ट्रॉइड का नाम या किसी प्लेनेट का नाम, दैट्स नॉट अलाउड। ओके, पॉलिटिकल नेचर का नाम नहीं होना चाहिए, मिलिट्री नेचर का नहीं होना चाहिए और रिलीजियस सिग्निफिकेंस का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर शिव शक्ति वर्ड को अप्रूव कर दिया गया है। इसलिए ये न्यूज आई है क्योंकि पहले उम्मीद थी कि शायद ये नाम अप्रूव नहीं किया जाएगा क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे रिलीजन से रिलेटेड है, बट यहाँ पर इसने अप्रूव कर दिया है। जबकि इसके रूल 9 बोलते हैं दैट ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस मे बी यूज्ड एक्सेप्ट द नेम ऑफ पॉलिटिकल फिगर्स प्रायर टू 19th सेंचुरी। अगर वो पॉलिटिकल फिगर 19th सेंचुरी से पहले के हैं यानी कि 1800 से पहले के, तो आप यूज कर सकते हो उनका। ओके, चाहे वो पॉलिटिशियन रहे हो, बट 1800 यानी 19th सेंचुरी की बिगनिंग से पहले के पॉलिटिशियन होने चाहिए। क्लियर? हाँ, आगे चलते हैं। निसार सैटेलाइट नासा और इसरो का जॉइंट मिशन है, बट इसको अभी डिले कर दिया गया है। ये लॉन्च होना था इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो अभी इसका लॉन्च डिले हो गया है। और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, उसके बारे में हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। बाकी अगर लॉन्च के बाद कुछ नई चीज़ें आती है तो हम ज़रूर जानेंगे। मणिपुर गवर्नमेंट ने यहाँ पर म्यांमार से जो भी लोग आए थे उनको वापस से डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब जो मिजोरम म्यांमार साइड के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती डिपोर्ट मत कीजिए क्योंकि यहाँ पर म्यांमार आर्मी यानी कि जो जनता रूल कर रही है वहां, उसने मैंडेटरी कर दिया है कॉन्स्क्रिप्शन। राइट, कॉन्स्क्रिप्शन उसने मैंडेटरी कर दिया। कॉन्स्क्रिप्शन इज लाइक कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। आपको कंपल्सरीली मिलिट्री ज्वाइन करनी ही पड़ेगी यहाँ पर क्योंकि इस वक्त वहां की जो जनता रूल कर रही है, जनता गवर्नमेंट यानी मिलिट्री सपोर्टेड गवर्नमेंट, उसको ठीक से अपने यहाँ पर नए लड़के भी नहीं मिल रहे हैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए। राइट, तो यहाँ पर उस म्यांमार ग्रुप ने अपील की है मणिपुर गवर्नमेंट से कि प्लीज डिपोर्ट मत कीजिए रेफ्यूजीज को, वरना वो यहाँ पर एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज किए जाएंगे बाय द आर्मी। The Myanmar-based organization has asked the Manipur government not to deport Myanmar refugees. They say the people returning were likely to face conscription. Okay, 77 refugees को वापस भेज रही है मणिपुर गवर्नमेंट, and it said that Myanmar imposed the People's Military Service Law, जिसे हम लोग conscription law कहते हैं. Okay, they will be used as a human shield in the battlefield. प्लीज म्यांमार पे जो हमने मेंस 450 प्लस में जो सेशन किया था ना उसको जरूर देख लेना क्योंकि इसकी जब तक पूरी डिटेल समझ नहीं होगी आपको तब तक दिक्कत आएगी। ओके,
उसी तरीके से हमारे आईएमटी कॉरिडोर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, कलादान प्रोजेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, ये सब पता होना चाहिए। लास्ट ईयर भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे प्रीलिम्स में। पाकिस्तान, यहाँ पे हमने विड्रॉ कर लिया था मोस्ट फेवर्ड नेशन पाकिस्तान से, एंड हमने रेज कर दिए थे टैरिफ। और फिर जब 370 रिपील किया तब पाकिस्तान ने भी हमसे बंद कर दिए थे ट्रेड रिलेशन। बट हमारा पाकिस्तान की तरफ एटीट्यूड क्या है वो आप इसे समझ सकते हैं कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कमेंट करने से भी डिक्लाइन कर दिया, बात ही नहीं करनी पाकिस्तान के बारे में उन्हें। इंडिया रशिया की बात करते हैं तो हमारा स्टैंड बिल्कुल सेम है आज भी यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर। दैट हमने कभी कंडेम नहीं किया रशियन इन्वेशन को यूक्रेन यूक्रेन पर, एंड वी ऑलवेज मेंटेन्ड stand that crisis must be resolved through diplomacy and dialogue, राइट। रशिया का कंसर्न समझने के लिए आप कल का जो मैंने लेक्चर नंबर 31 किया है प्रीलिम्स रीजन सीरीज में, उसमें प्लीज नाटो के एक्सपेंशन को समझिए, राइट। वो नाटो का एक्सपेंशन समझने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट था रशिया के लिए कि जब नाटो ने मेंबरशिप ऑफर करना शुरू की 1999 से, जबकि उसने 91 में प्रॉमिस किया था कि नाटो एक्सपेंशन नहीं करेगा इस वर्ड, लेकिन 1999 में उसने चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, इन सब कंट्रीज को अपने डोमेन में ले लिया, धीरे धीरे और आगे बढ़ा। लेकिन जब उसने 2008 में ऑफर किया कि हम यूक्रेन और जॉर्जिया को भी मेंबरशिप देंगे, तब रशिया ने कहा बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि ये जो ब्लैक सी रीजन है, ये ब्लैक सी रीजन, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इधर रोमानिया है, बुल्गारिया है और नीचे टर्की है। ये तीनों ऑलरेडी ऑलरेडी ये तीनों नाटो मेंबर है। सिर्फ दो कंट्री बची हैं जहां ब्लैक सी यानी इधर रशिया है, ठीक है, और इधर यहां पर है यूक्रेन और नीचे है जॉर्जिया, ठीक है। और ब्लैक सी से ही फिर टर्की के बॉर्डर से होते हुए आप डार्डेनल स्ट्रेट और वहां से होते हुए मेडिटेरियन सी में जाते हो। तो प्रॉब्लम इज कि अगर यूक्रेन और जॉर्जिया भी नाटो के डोमेन में चले गए तो रशियन नेवी जो है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। ऊपर तो आर्कटिक सी है तो वो फ्रीज रहता है साल के आधे 6 मंथ तक, ठीक है, तो उधर नेवी का कोई ज्यादा रोल नहीं है। और इसीलिए नाटो ने जब जॉर्जिया यूक्रेन को मेंबरशिप ऑफर की तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा ब्लैक सी था इसको नाटो अपने डोमेन में ले रहा था, इसलिए उसने यूक्रेन और जॉर्जिया को एक रेड लाइन कंसिडर की रशिया ने कि ये टॉलरेट नहीं किया जाएगा, राइट। और 2008 में जॉर्जिया पर इन्वेजन भी किया था रशिया ने, और अब यूक्रेन पर भी उसने 2014 में इन्वेज और 24 में इन्वेजन कर दिया, और 2013 में उसने क्रीमिया एनेक्स कर लिया था, क्योंकि उसको पता था कि ब्लैक सी अगर हाथ से गया तो नेवी किसी काम की नहीं है। ऑलराइट, तो गलती इस पूरी वॉर में नाटो की है, एंड दैट पर्सन जेलेंस्की। और अभी तक यूक्रेन की जनता इस हद तक सो रही है कि वो समझ नहीं रही है कि इस आदमी की जिद ने देश को कहां पहुंचा दिया। दैट्स व्हाट हैपेंस जब आप लोग इंस्टाग्राम और इस तरह की ये टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजीज है ना, जो सोशल मीडिया की एक तरह की गुलामी ही है आज, नई न्यू फॉर्म में आई है बस। ओके, इसी के इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है नियो कॉलोनियलिज्म। आप इन चीजों में इतना ज्यादा एंगेज हो, डूबे हुए हो कि लोग दिन के 8-8 9-9 घंटे से मोबाइल चला रहे हैं बेवजह का। ओके, एक बेहुदा सा इंसान उठता है और बताता है सुबह से आज मैंने ये किया ये किया ये किया। कोई लड़की आती है मेरे साथ पढ़ाई कीजिए, वीडियो ऑन कर लिया, 4 घंटे पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, रात को 3 बजे से उठ के अगली रात के 11 बजे तक पढ़ेंगे, और लोग देखते रहते हैं, राइट। इस तरह की बकवास देखकर ही लोग असल मुद्दों से अपना ध्यान भटका लेते हैं, और यूक्रेन में यही हुआ। लोग अपनी खुद की लाइफ में इतने बिजी रहे कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि जेलेंस्की जो कर रहा है नाटो के करीब जाने का, उसका अंजाम अल्टीमेटली जनता को ही भुगतना पड़ेगा। और सेम चीज हम लोग भी आज फेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्शन किसी काम के नहीं होंगे अगर आपके हेमंत सोरेन जो कि एक चीफ मिनिस्टर हैं, खुद की पॉलिटिकल पार्टी है वो जेल में, वो प्रचार नहीं कर सकते 2024 में। केजरीवाल जो कि अच्छी बातें करते हैं, ठीक है, काम की बातें करते हैं, उनको भी जेल में डाल दिया गया, वो भी शायद प्रचार में एक्टिव नहीं होंगे। एंड कोई बड़ी बात नहीं है अगर अगला नंबर तेजस्वी यादव का भी हो, क्योंकि जब आपके बड़े लीडर चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के अकाउंट और फंड्स आप फ्रीज कर देते हैं, तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रह जाती। और अगर 24 के इलेक्शन में जनता ने ये सब बर्दाश्त कर लिया और इग्नोर कर दिया, तो फिर इसके बाद के इलेक्शंस का कोई मतलब रह नहीं जाएगा। हमारे इलेक्शन वैसे ही होते रहेंगे जैसे इस बार रशिया के हुए हैं, सिर्फ नाम के हो रहे हैं। ऑलरेडी इंडिया को इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी टर्म किया गया है वर्ल्ड ओवर, राइट। आपको एक और चीज पता होगी, हमने लद्दाख का 6th शेड्यूल के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें देखी थी मेंस 450 की एक वीडियो में। वहीं पर एक आदमी है सोनम वांगचुक, जिनसे इंस्पायर था वो 3 इडियट्स में आमिर खान का कैरेक्टर, वो पिछले 16 डेज से अनशन पे बैठे हुए हैं, राइट। बट मीडिया उसको दिखाना तो दूर की बात है, मीडिया दिखा रहा है बड़े मियाँ छोटे मियाँ को, उसमें पूछ रहा है टाइगर अक्षय अक्षय से कि आप लोग की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा। ये अंजना ओम कश्यप का टेलीविजन शो था, ठीक है, आज तक पे, राइट। वीर सावरकर मूवी आई है तो वहां पर रणदीप हुड्डा से हिस्ट्री पूछी जा रही है। क्या आपको लगता है गांधी जी की वजह से हमें आजादी लेट मिली? सीरियसली?
इस देश की यूथ को अगर मिसगाइड करना है ना, तो उनको इतिहास वही समझाओ बस जो फिल्में दिखा रही हैं। फिल्में ही इतिहास हो जाती हैं उनके लिए। ये सारी चीजें आप हिटलर की मैन काम्फ पढ़ लीजिए, उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी आपको। वन हु कंट्रोल्स द मीडिया कंट्रोल्स द माइंड, राइट। फिल्में ही इतिहास लगने लगती हैं और ऐसे म्यूजिक, ऐसे गाने बजाए जाते हैं जो नेशनलिज्म के नाम पर एग्जैक्टली 10% टॉप रिच लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं, उनके कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रहे होते हैं, और 90% जनता मिसगाइड हो जाती है, वो असल मुद्दों से भटक जाती है। पाकिस्तान अगर बर्बाद हुआ है तो वो मोस्टली अपनी आर्मी की वजह से हुआ है। 70% बजट ले जाती है उनकी आर्मी, सिर्फ यही दिखा दिखा के कि देखो इंडिया तुम्हें खा जाएगा, इंडिया तुम्हें खा जाएगा अगर तुम लोग वॉर नहीं करोगे तो। ये देश ऐसे ही बर्बाद हुए हैं, वो असल मुद्दों से भटक गए। और हर जगह जहां भी डिक्टेटरशिप या इस तरह की चीजें रहती है ना, जहां पर डोमिनेंस रहता है किसी एक पार्टी का, वहां पर मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं होता, और मीडिया अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए गलत मुद्दे दिखाता रहता है और जनता का ध्यान भटकाता रहता है। क्योंकि इस वक्त सिक्स शेड्यूल, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रेज किए थे मिस्टर सोनम वांगचुक ने, कि ये जो हमारे लद्दाख स्काउट्स हैं, ये यहाँ की टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट। ये आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस तरह से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इग्नोर करती रहेगी हमारे कंसर्न, तो हमारे लड़के कैसे ज्वाइन करेंगे इसको। अग्निवीर की वजह से ऑलरेडी हमने अपने बेस्ट फाइटर गोरखास, इनका रिक्रूटमेंट पिछले 3 साल से नहीं हुआ है। नेपाल ने रिक्रूटमेंट दिया ही करने ही नहीं दिया है। ओके। और सब दूसरा सिख रेजिमेंट की बात है, तो उस पर भी सोनम वांगचुक ने यही कहा था कि पंजाब के फार्मर्स का जो इशू है और जिस तरीके से उनको प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए अपने कीलें ठोकी गई हैं सड़कों पर, ये डेमोक्रेसी के लिए सूटेबल नहीं है, राइट। और फिर जब जस्ट इमेजिन कीजिए 20 लद्दाख स्काउट, चलो ये तो इंडियन है, ठीक है, ये कि गुरखा जो नेपाली हैं, ठीक है, ये आज चाइनीज आर्मी में भर्ती हो रहे हैं। क्या ये डेंजरस नहीं है इंडिया के लिए? या इन गुरखास को हम अग्निवीर में यूज करें, 4 साल बाद ये रिटायर हो जाएं, और उसके बाद अगर वो चाइनीज आर्मी जाके ज्वाइन कर लेंगे तो क्या कर लेंगे हम? उन्हें पूरी टोपोग्राफी समझ में होगी इंडिया की, उन्हें इंडिया की स्ट्रेटेजीज, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, उन्हें हर चीज का एक्सपीरियंस होगा 4 साल का। क्या उसके बाद ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है कि एक नेपाली अगर आर्मी से रिटायर होता है अग्निवीर से 4 साल बाद, तो वो कहीं और देश की आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकता? ऐसी तो कोई रिस्ट्रिक्शन अभी हमने अग्निवीर में नहीं देखी है, राइट। तो ये सारे कंसर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट मीडिया इन पे डिस्कशन नहीं कर रहा है। वो यूथ को उस बारे में अवेयर ही नहीं कर रहा है कि आप एक बार सोचिए कि ये अग्निवीर किस तरीके से मिसयूज हो सकती है कल को। आज ये लड़की यूक्रेन और रशिया के लिए वॉर लड़ रहे हैं, ये यूके की आर्मी में हमेशा से पार्ट करते आए हैं, राइट। तो अग्निवीर से रिटायर हुआ लड़का, उसका मिसयूज नहीं हो सकता नेपाल में या बाय एनी थर्ड कंट्री लाइक चाइना, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हंगर स्ट्राइक स्टार्ट्स इन कारगिल फॉर लद्दाख स्टेटहुड। ठीक है, अब लोगों ने भी हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी है, क्योंकि आफ्टर दिस मिस्टर सोनम वांगचुक, ये 19th डे चल रहा है इनके हंगर स्ट्राइक का, बट ना मीडिया दिखा रहा है ना सरकार इनसे बात कर रही है। एंड गॉड फॉरबिड अगर इनको कुछ होता है तो उसके बाद नेपाल में लद्दाख में किस लेवल का परसेप्शन होगा अगेंस्ट द दिल्ली गवर्नमेंट। एनीवे, आगे चलते हैं। एंटी पायरेसी एक्ट ग्रेट इनेबलर सेज नेवी चीफ। नेवी चीफ, हमने इसके बारे में बात की थी कल। यहाँ पर हमने इनके अगेंस्ट जो ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन संकल्प, ये इंडियन नेवी का ऑपरेशन है अगेंस्ट द पायरेट्स। ओके। सेकंड थिंग इज यूएन क्लॉज, ये सब हम पहले बात कर चुके हैं अबाउट टेरिटोरियल वाटर्स, EZ एंड सो ऑन। इस पर भी मैं आपको शॉर्ट नोट्स भी दे दूंगा। बाकी इसके अलावा कल मैंने आपके साथ लेक्चर 31 किया था, तो उसमें मैंने सिर्फ पार्ट 1 शुरू किया, आपके साथ लिया था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, वहां पर मैंने आपके साथ 3 टॉपिक डिस्कस किए थे। G20 के आउटकम्स जो भी निकले, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। नाटो हमने डिस्कस किया था और OECD डिस्कस किया था, राइट। वो सिर्फ पार्ट 1 था। आगे पार्ट 2 भी आएंगे, पार्ट 3, एटलीस्ट 3 से 4 पार्ट आएंगे। उसी में हम लोग यूएन क्लॉज को भी पूरा डिटेल में देख लेंगे। ओके। इसके अलावा और भी इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है, ईस्ट एशिया समिट भी है उसके अलावा, ठीक है। उसके बाद एक पैसिफिक आइलैंड्स नेशन का भी फोरम है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे जो भी पिछले थ्रू आउट द ईयर न्यूज में रहे। ओके। तो इस इंटरनेशनल सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा, एंड मैपिंग सीरीज का जो वीडियो आएगा लास्ट में उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। वहां पे हम एक बार फिर से रिवाइज करेंगे सारे पोर्ट्स, सारी इंपॉर्टेंट लोकेशन सिटीज जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और जो भी चल रहे हैं, ठीक। तो एटलीस्ट वो ओपन सीरीज है तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। आगे चलते हैं। भारत बायोटेक कमेंसेस क्लिनिकल ट्रायल ऑफ स्पेनिश ट्यूबरक्लोसिस। एक तो March 24 नेशनल ट्यूबरक्लोसिस डे होता है, इसलिए इस पे काफी आर्टिकल्स मिलेंगे आज आपको ट्यूबरक्लोसिस पर। अब देखिए यहाँ पर एक स्पेनिश ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन है, MTB वैक।
इसके ट्रायल कंडक्ट कर रहा है इंडिया। तो क्या पहले हमारे पास वैक्सीन नहीं थी ट्यूबरक्लोसिस के लिए? बिल्कुल थी। बट दिस न्यू वैक्सीन स्पेनिश वाली, दिस इज द ओनली वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस अंडरगोइंग क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड ऑन जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओके, ये एक लौती ऐसी वैक्सीन है विच इज बेस्ड ऑन दिस जीएम फॉर्म ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द पैथोजन दैट कॉज द डिजीज। क्योंकि टीबी अकेला नहीं आता, टीबी के कई वेरिएंट्स हैं, 4-5 वेरिएंट्स हैं। अभी आगे इसी सेशन में हम लोग देखेंगे उसको। बीसीजी वैक्सीनेशन अभी हम लोग करते हैं। अनलाइक बीसीजी वैक्सीनेशन, द न्यू वैक्सीन कंटेन्स ऑल द एंटीजेंस प्रेजेंट इन स्ट्रेन्स इन दैट इन्फेक्ट विमेन। तो अभी इसके अलग अलग स्ट्रेन्स देखेंगे, उन सबके खिलाफ कारगर है ये वाली वैक्सीन, इसलिए इसके ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। अभी हम उस आर्टिकल पे आएंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट हमने ये सब जाना था अपने प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में अबाउट ऑल दिस ऑर्गन ऑर्गन डोनेशन, उससे रिलेटेड बॉडीज एंड इन सब के बारे में। तो यहाँ पर सेंटर का कंसर्न ये है कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जो कि रजिस्ट्री प्रॉपर मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं अबाउट ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन दोनों से लिया जा सकता है, जिंदा आदमी से भी और डेड बॉडी से भी। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री एक्सप्रेस कंसर्न ओवर सम स्टेट्स नॉट कंपाइलिंग डेटा ऑफ लिविंग एंड डिसीज डोनर्स। ओके, डेटा होना बहुत जरूरी है। तो ये सब काम कौन देखता है? हमारा नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे स्टैब्लिश किया गया अंडर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994। ये एक्ट भी हमने समझा था रिवीजन सीरीज में, और हमने इस बॉडी के बारे में भी जाना था। बट जो लोग प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में नहीं हैं उनके लिए मैं इन दोनों पर शॉर्ट नोट अभी थोड़ी देर में टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। Okay, this is an apex organization, NOTTO, apex organization that provide for an efficient and organized system of organ procurement and distribution in the country, and it maintain a national registry of donors and recipients of organs and the tissues. ठीक है, जो भी हॉस्पिटल जो कैरी आउट कर रहे हैं ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन को, दे वर रिक्वायर्ड टू लिंक विद दी NOTTO, ताकि पूरा डेटा रहे हमारे पास कि कितने डोनर हैं, कितने रेसिपिएंट्स हैं एंड ऑल दोस थिंग। ठीक है, और जो भी हॉस्पिटल ये ट्रांसप्लांटिंग कर रहा है, इट नीडेड टू रजिस्टर दी पेशेंट्स। राइट, कोरल ब्लीचिंग। अब आपने बचपन से बातें सुनी होंगी कि अगर भैंस के आगे गाने बजाए जाएं तो वो ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करती है। राइट, बस वैसा ही कुछ कोरल्स के साथ देखा जा रहा है कि इनके आसपास जब स्पीकर के थ्रू, ऑफ कोर्स स्पीकर के थ्रू जब ये लोग अच्छा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रही है। जैसे ही हम उस स्पीकर से दूर दूर जाते हैं इनका रिस्पॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है। तो इस तरह की टेस्टिंग चल रही है। कोरल्स, पहले कोरल्स के बारे में जानते हैं, ये होती क्या है। तो कोरल्स एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं विद एल्गी, जिस एल्गी का नाम है जूज़ैंथेराई। राइट, ये दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करती हैं, एक दूसरे को हेल्प करती हैं। लेकिन दिक्कत होती है कोरल्स को जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ओशन का। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमने कहा कि हमारे जो ओशियंस हैं वो वार्म हो रहे हैं। राइट, ओशन वार्म होने से एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वाटर वार्म होगा तो वो लाइट हो जाएगा, हल्का, एंड इट विल टेंड टू राइज। तो ओवरऑल तो हमारा सी लेवल राइज कर रहा है, तो हमारे कोस्टल एरियाज और ज्यादा इनंडेट हो रहे हैं और डूब रहे हैं। ये पहला इंपैक्ट है। ठीक है, दूसरा इंपैक्ट मैंने आपको वार्मिंग का दिखाया था ऑन दी बेसिस ऑफ जेंडर। मैंने आपसे ऑलिव रिडले टर्टल की बात की थी, उसमें मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर राइज होने की वजह से फीमेल ज्यादा बॉर्न हो रही है इन दी ऑलिव रिडले टर्टल एंड मेल का बर्थ रेट कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली फिर वो उनको एक्सटिंक्शन की तरफ ही ले जाएगा। राइट, और तीसरा इंपैक्ट हमें वार्म टेम्परेचर का देखने को मिलता है ऑन दी कोरल्स। जब भी टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है तो ये कोरल्स क्या करती हैं, ये जो एल्गी इनके अंदर रह रहा है, ठीक है, ये कोरल्स हैं, इनके अंदर जो एल्गी रह रहा है जूज़ैंथेले, ये उसको एक्सपेल कर देती है, उसको अपने से दूर भगा देती हैं। ओके, और जब ये जूज़ैंथेले को एक्सपेल कर देती हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है, दे टर्न व्हाइट एंड अल्टीमेटली दे डाई ऑफ, और इसी को हम लोग कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दीज कोरल्स विल एक्सपेल दी zooxanthellae algae and turn white and ultimately they will die off and this is known as coral bleaching. राइट, सो हम ये मान सकते हैं कि कोरल रीफ्स जो मर रही हैं, डाई हो रही हैं, इसका मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। नाउ इन डिग्रेडेड कोरल सेटलमेंट रेट इंक्रीज व्हेन हेल्दी रीफ साउंड वर प्ले। जब आप कुछ हेल्दी साउंड प्ले कर रहे हो तो इनका सेटलमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और जैसे जैसे आप स्पीकर से दूर जाते हो वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। राइट,
ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया अगर हम ये मान लें, ठीक है, तो ये वाली जो एरिया है यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलती है हमें। ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड। और हमारे जो लक्षद्वीप हैं वो भी कोरल आइलैंड ही है। दो छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, तुवालू एंड वनुआटू, पैसिफिक ओशन में आती हैं। दे आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ सबमर्जेंस। वाटर गर्म हो रहा है, लाइट हो रहा है तो राइज कर रहा है, और इनकी हालत ऐसी है कि जस्ट कुछ सेंटीमीटर्स ही ऊपर है बस ये सी लेवल से, तो इनको आज नहीं तो कल डूब ही जाना है। एंड दे हैव आर्टिकुलेटेड देयर कंसर्न्स एट इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। Coral reefs are built by an organism called polyps, and these polyps are gregarious, मतलब they like to socialize, इसलिए वो हम कहते हैं polyp कॉलोनी के फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। These polyps use sound to communicate with each other. Remember this point. ओके, आगे चलते हैं। टीबी कंट्रोल की बात है तो इसके नीचे वाला आर्टिकल बहुत अच्छा है। इसमें इन्होंने 10 वेज बताए हैं कि कैसे हम टीबी को कंट्रोल कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, तो उसको भी देखेंगे। उसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इसकी प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह, और जितना जल्दी हम टेस्ट कर पाएंगे, अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे, उतना ईजिली हम इसको काउंटर कर लेंगे। तो इसके लिए हमें देयर शुड बी अडॉप्शन ऑफ एआई एंड डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन फॉर टीबी डायग्नोसिस, एडोरेंस एंड सर्विलेंस कैन रेवोल्यूशनाइज दी वे बाय इन्वेस्टिंग इन बेटर वैक्सीन। तो वो बात वहीं सब आ जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उसी का पार्ट था जो हमने अभी शुरू में देखा, स्पेनिश वैक्सीन को हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। एंड प्रायोरिटाइज पर्सनलाइज्ड सेंटर केयर, एड्रेस सोशल डेट्रीमेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एंड एम्ब्रेस इनोवेशन। पहले इस आर्टिकल को देखते हैं हम लोग। सी, वर्ल्ड टीबी डे मार्च 24। टीबी के कई स्ट्रेन होते हैं, जैसे ड्रग रेजिस्टेंट। आप हमारे यहाँ क्या है, एंटीबायोटिक के कंजम्पशन बहुत ज्यादा है। मैंने आपके साथ एक मेंस में सेशन भी किया था ऑन एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस, तो उसका थोड़ा रीजन यही था कि हमारे यहाँ छोटा सा आपको फीवर आया, आपने बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स ले लिया। और सच्चाई ये है कि हमारे यहाँ प्राइवेट कॉलेज हमने इतने खोल दिए कि कई तो डॉक्टर्स की क्वालिटी भी ऐसी है कि उन्हें खुद नहीं पता है क्या डोज देना है और कितना देना है। देखिए, अब वो ना टेस्टिंग करवाते हैं, ना रिपोर्ट का वेट करते हैं, ये लो एंटीबायोटिक्स, ये लो पैरासीटामोल, ठीक हो जाओगे, और हो भी जाते हो, बट अल्टीमेटली धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर देती है अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक्स, राइट। उसी तरह टीबी में भी जब आप इसका इलाज करा रहे होते तो कई बार ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी डेवलप हो जाती है। उसी तरीके से टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी डेवलप हो जाती है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट, पल्मोनरी टीबी एंड नॉन पल्मोनरी टीबी। ये इतने सारे स्ट्रेन्स हैं, और जो स्पेनिश वैक्सीन हमने पीछे देखी थी अभी इसी पेपर में, वो इन सभी स्ट्रेन्स के अगेंस्ट अच्छे से एक्ट करेगी, वही टेस्टिंग चल रही है। अदरवाइज तो अभी भी हम लोग बीसीजी वगैरह यूज करते ही हैं। जस्ट अ सेकेंड। Okay, so here she said she gave 10 points agenda towards ending TB. Now remember this article, ये अकेला आर्टिकल प्लस जो हम लोगों ने मेन सीरीज में किया था टीबी पे सेशन, ओके, टीबी एलिमिनेशन, वो मेरी मेन सीरीज का आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर था। ऑलराइट, तो दैट लेक्चर प्लस दीज 10 पॉइंट्स ये सफिशिएंट है आपका मेंस में आंसर देने के लिए। देखिए, फर्स्ट स्टेज पर अगर हमें टीबी को टारगेट करना है तो अर्ली डिटेक्शन जरूरी है। अगर हम अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाएंगे तो फिर वो बीमारी और बढ़ जाएगी। अर्ली डिटेक्शन यानी कि कंपलसरी स्क्रीनिंग करनी होगी लोगों की, और उसके लिए जरूरत है कि हमारे पास लेबोरेटरीज हो उतनी, ओके, और उसके बाद कोई इफेक्टिव फॉलोअप मैकेनिज्म हो कि किस तरीके से अभी पकड़ में आ गया तो उसको ट्रीट करना है। दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, प्रिसाइज ट्रीटमेंट कैटेगराइजेशन। कैटेगराइज कीजिए कि किस तरह की टीबी है। हमने यहाँ पे देखा ना इतने सारे स्ट्रेंथ, राइट, ड्रग रेजिस्टेंट है, टोटली ड्रग रेजिस्टेंट है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट है, या पल्मोनरी टीबी, नॉन पल्मोनरी टीबी है, ये सब कैटेगराइज कीजिए पहले, क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। थर्ड, treatment adherence and follow-up. Now, TB requires long period of sustained treatment, which often leads to non-compliance. टीबी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोग कुछ महीने डोज लेते हैं, उसके बाद 3 महीने बाद उनको लगता है अब तो मैं ठीक हूँ, मुझे जरूरत नहीं, तो वो बीच में ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं। जबकि टीबी को थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो हमें ये भी इंश्योर करना होगा कि सामने वाला जो पेशेंट है वो एडर करे कि ये ट्रीटमेंट पूरा लोगे आप, ओके, और फॉलो अप के लिए आओगे जब भी आपको बुलाया जाएगा।
ओके। और इसके लिए ज़रूरत है हमें कि टेक्नोलॉजी को लीवरेज करें हम लोग, ताकि ये कंप्लायंस बना रहे। जैसे हमने कोविन ऐप वगैरह यूज़ की, उस तरीके से ऐप के थ्रू मैसेज जाए बंदे को कि प्लीज़ आइए अपना फ़ॉलो-अप के लिए, ओके, और अपना ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू रखिए, भले ही आपकी तबीयत ठीक हो गई हो तो भी। फोर्थ, हमें इंश्योर करना होगा ज़ीरो मोर्टेलिटी, ओके। चाहे वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की वजह से हो या नॉन पल्मोनरी टीबी की वजह से तरफ से हो, हमें ज़ीरो मोर्टेलिटी इंश्योर करनी होगी। दैट इज़ आवर फोर्थ स्टेप। फिफ्थ, कंट्रोलिंग ड्रग रेजिस्टेंस। नाउ ये मैन मेड है, ये इंसान ने खुद ही बनाया है। बेवजह कुछ भी दवाई लेके, फीवर कुछ है, डॉक्टर को दिखाना नहीं है, सीधे मेडिकल स्टोर से जाके आपने दवाई ले ली, ठीक है। तो ये ड्रग्स की जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, इसको काउंटर करना जरूरी है। दिस इज ए मैन मेड फेनोमेना, अनरेगुलेटेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड नॉन कंप्लायंस की वजह से होता है। क्योंकि हमारे यहाँ रेगुलेटरी प्रोविजन भी जो है वो वीक है। मेडिकल वालों को अलाउ नहीं है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाई बेचो, लेकिन वो फिर भी बेच देते हैं। पुअर रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर ड्रग कंट्रोल एंड नॉन कंप्लायंस विद ट्रीटमेंट regime। सिक्स, असेसिंग द एक्सटेंट ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। अब कितना ड्रग रेजिस्टेंट वाली टीबी स्ट्रेन कितने लोगों को है, ये असेस करने के लिए हमें जरूरत होगी डेटा की। लेकिन इंडिया इस वक्त सबसे ज्यादा वीक अगर किसी चीज में है तो वो डेटा कलेक्शन में, राइट। पीपल हु हैव रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट टीबी या फिर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। और मैंने आपको इन दवाइयों के नाम याद रखने को कहा है, क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं इन दवाइयों के 3-4 नाम देकर, ये किस चीज क्या है, किस चीज में यूज होती है। फिर ऑप्शन वही सब आएंगे, ये पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स है, इस तरह के हर्बिसाइड्स हैं, वो कंफ्यूज करेंगे आपको, ठीक है। तो और ये दवाइयों के नाम इंपॉर्टेंट भी है, रिफैम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड। ऑलराइट, ये 2 अब तक याद हो भी जाने चाहिए, पिछले 3-4 दिन से कई बार आ चुके हैं न्यूज में। उसी तरीके से हमें रिसोर्स एलोकेशन करना होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड स्टाफ। सेवंथ, अवेलेबिलिटी ऑफ एप्रोप्रिएट मेडिसिन। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास कई बार इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिसिन की ही शॉर्टेज हो जाती है, स्पेशली स्पेशली बेडाक्यूलाइन एंड टेलेमिनेट, ओके। तो हमने यहाँ पे 4 वैक्सीन के नाम देखे हैं जो कि टीबी वैक्सीन है, टीबी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है ना। आप ये चारों नाम याद रखेंगे प्लीज, ओके। रिफैम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पेडाक्यूलिन इज मोस्ट कॉमन, तो वो ये नाम आपको ऑप्शन में देगा भी नहीं, एंड डेलिमिनेट, ठीक है। ये 4 नाम आप याद रखेंगे, ये टीबी को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एट, इंटीग्रेशन इनटू लार्जर हेल्थ सिस्टम एंड स्ट्रेंथनिंग रेफरल नेटवर्क। कई बार टीबी ज्यादा बढ़ गई है तो फिर वो रेफरल सिस्टम होना चाहिए कि हम प्राइमरी लेवल से टर्शियरी लेवल के हॉस्पिटल में रेफर कर सकें, प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर सकें। नाइन्थ, डायनेमिक नोटिफिकेशन सिस्टम। इसके लिए हमने निक्षा पोर्टल बनाया है जो आपको पूरा टाइम टू टाइम अलर्ट प्रोवाइड करता है टू ईज द बर्डन ऑफ हेल्थ सिस्टम पर्सन, ताकि डॉक्टर को या उसकी क्लिनिक वालों को या हॉस्पिटल वालों को पर्सनल मैसेज ना करना पड़े पेशेंट को कि आप आइए, ठीक है। ये निक्षा पोर्टल के थ्रू आपको पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, चलता रहेगा अंडर नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। 10th, कंसिडरिंग पॉपुलेशन मोबिलिटी एंड माइग्रेशन। अब लोग क्या देखिए, ट्रीटमेंट अगर चल रहा है 6 महीने या 1 साल, तो ये पॉसिबल नहीं है कि बंदा उसी शहर में टिका रहे जहां पर उसने ट्रीटमेंट कराया है। तो हमें ये मोबिलिटी एंड माइग्रेशन को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसका ट्रीटमेंट चल रहा है तो हो सकता है आज वो दिल्ली में वर्क कर रहा हो, कल को वापस पटना चला जाए। तो उस चीज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम उसकी माइग्रेशन का भी ध्यान रखें कि ये इधर उधर होता रहता है, तो इस तरह की अरेंजमेंट की जाए कि आपका ट्रीटमेंट यहाँ से वहां भी कंटिन्यू हो सकता है। इंडिया भूटान की बात करें, ठीक है। अब भूटान को लेकर ना दो दो बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया की से। अगर ये भूटान का हम मैप मान लें इस तरीके का, ओके, ज़्यादा अच्छा नहीं बना है। भूटान की बात करें तो दिक्कत ये है भूटान के साथ कि देखिए ये है हमारा सिक्किम, ठीक है? इधर हमारा आ जाएगा अरुणाचल। प्रॉब्लम है इसके ऊपर जो चाइना बैठा है वो कहता है कि मुझे आप ये वाला एरिया दे दो, ये डोकलाम वाला, ठीक है। और यहाँ है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, ठीक है, एक नैरो स्ट्रिप। चाइना यहाँ पे एरिया चाहता है और भूटान को कह रहा है मैं आपको यहाँ पे डबल साइज का एरिया दे दूंगा नॉर्थ में, ठीक है। तो एक तो ये थ्रेट है कि हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेटन करेगा चाइना अगर ये टेरिटरी स्वैप एग्रीमेंट हो जाता है भूटान चाइना के बीच। और दूसरा इशू है ये है कि वो ईस्ट में भी भूटान से कुछ जमीन मांग रहा है। अगर भूटान ईस्ट में जमीन दे देता है तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे काफी सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, उन पर इम्पैक्ट होगा। और अंदर की रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि भूटान ने इंडिया को कहा है कि आप ये जो आपके कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है ना, इनको थोड़ा सा स्लो डाउन कर दो अभी, ओके। तो अगर ऐसा कोई टेरिटरी स्वैप होता है तो इंडिया का ना सिर्फ ये वेस्ट साइड पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, बट ईस्ट साइड पे अरुणाचल प्रदेश भी थोड़ा सा थ्रेट पे रहेगा चाइना से।
ऑलराइट, एक तो ये है। दूसरा कि इंडिया भूटान की रिलेशनशिप की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इंडिया बहुत ज्यादा करता है भूटान में। उसके अलावा पावर, हाइड्रो पावर एग्रीमेंट्स काफी सारे हैं। उसके अलावा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स लाइक इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट, इन 3 एरियाज पर फोकस करते हैं हम लोग। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में सब आ जाएगा, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी एंड सो ऑन। क्योंकि ये मेजर है। तो यहाँ पर इंडिया ने अपना जो असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उसको इंक्रीज कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है 5,000 से 10,000 करोड़। ऑब्वियसली मेजोरिटी हम लोग कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, जो नई सिटी बना रहा है भूटान, गैलीफू माइंडफुलनेस सिटी। Okay, India's increase in financial assistance. Bhutan is an integral part of India's infrastructure initiative for road, rail, or integrated checkpoints, and also for energy exchange. India is also mindful of Bhutan's increased engagement with China for the boundary engagement. This is a serious issue. Now, see, China-Bhutan talks about the possible swap of land at Doklam, ठीक है, भूटान के वेस्ट में आता है, seen as a threat to India's Siliguri corridor, whereas China's claim to areas on Bhutan's east, Arunachal side, Bhutan's east could imperil India's border connectivity projects in अरुणाचल प्रदेश। तो ये इंडिया के लिए एक और चैलेंज निकल के आ रहा है। ऊपर से नेपाल के साथ ऑलरेडी हमारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। उत्तराखंड साइड पे नेपाल क्लेम कर रहा है कि जो काला पानी और लिम्पिया दुरिया वाला एरिया है, ठीक है, लिम्पिया दुरिया, ये नेपाल क्लेम कर रहा है कि ये उत्तराखंड का पार्ट नहीं, ये मेरा पार्ट है। ओके, तो नेपाल हो, भूटान हो, सबके साथ ही कुछ ना कुछ इश्यूज चल रहे हैं। सिर्फ एक बांग्लादेशी है जिसके साथ हमारे टर्म्स थोड़े ठीक हैं, लेकिन वो टर्म्स ना सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल तक ठीक है। ठीक है, वहां की जो पब्लिक है वो उतना ज्यादा इंडिया को अप्रिशिएट नहीं करती है बांग्लादेश में इस वक्त, और उसका रीजन ये है कि बांग्लादेश में जो अवामी लीग जो काफी टाइम से रूल कर रही है उसमें अच्छे खासे हाई स्कैंडल करप्शन चल रहे हैं। ओके, और जो इलेक्शंस भी हुए वो भी कहीं ना कहीं फ्री एंड फेयर नहीं हुए, और इंडिया ने पूरा अनकंडीशनल सपोर्ट दिया जो रूलिंग रिजीम है अवामी लीग लेड बाय शेख हसीना। तो वहां की जो पब्लिक है वो ये मानती है कि ये करप्ट एलिट और कुछ गिनती के जो रिच लोग हैं इनकी गवर्नमेंट है, और उसको इंडिया पूरी तरीके से बैक करता है। राइट, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसकंटेंट वहां की जनता में है इंडिया के अगेंस्ट कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और उसके बाद भी आप इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो। बट वो हमारी भी कुछ कंपलसरी रीजन, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में काफी जान लिया हमने। हमारे हमें सिर्फ एक आंसर लिखना है मेंस में, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। ठीक है, वी डोंट वांट टू बी एन एक्सपर्ट फिजिशियन। पेमेंट की बात करते हैं। सी आजकल यूनिवर्सल राइट टू वोट लगभग हर कंट्री पे, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियरली 100% ही है। सभी देशों में वुमेन को वोटिंग राइट्स दे रखे हैं। शुरुआत कब हुई वुमेन को वोटिंग राइट्स की? यहाँ से होना शुरू हुई है। ठीक है, तब भी काफी कम थी। 1900 से ये चीज और तेज हो गई। अच्छा, 1900 से ऐसा क्या हुआ कि वुमेन को वोटिंग राइट देने की वकालत दुनिया भर में शुरू हो गई? सोच सकते हैं। हुआ ये है, और क्यों वेस्टर्न कंट्रीज में वुमेन ज्यादा वर्क वर्क करती हैं, यानी कि उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा है वर्क फोर्स में, जबकि इंडिया और दूसरी कंट्रीज में पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है? व्हाट्स द रीजन? रीजन वाज वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर वन कब से शुरू हुई थी? 1914 से। ठीक है, 1940 में एग्जैक्टली शुरू हो गई थी, बट उसकी तैयारियां वो तभी से चल रही थी जब से बिस्मार्क पावर पे था। ठीक है, 1882 से, जब से जर्मनी का राइज हुआ था तभी से ये इनएविटेबल हो गया था कि आज नहीं तो कल ये वॉर शुरू होनी है यूरोप में। तो यूरोप में वॉर इतनी ज्यादा हुई है उस टाइम पर कि मैन तो पूरे वॉर में एंगेज हो गए, और फिर जो दूसरी एक्टिविटीज बच गई थी, ठीक है, लाइक लाइक नर्सिंग टाइप की जो फील्ड हो गई, टीचिंग की जो फील्ड हो गई, राइट, इसके अलावा फैक्ट्रीज वगैरह में जो काम करने की जरूरत पड़ी, तो उस टाइम पर यूरोप में वुमेन्स को आगे आना पड़ा। मेंस वर मोस्टली एंगेज इन दी वॉर। ऑलराइट, तो यहाँ पर दूसरी जो फील्ड्स थी बैंकिंग वगैरह, इनमें वुमेन का पार्टिसिपेशन वहां पर बढ़ा। ठीक, और 1940s में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तभी पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ा, क्योंकि ये वॉर और ज्यादा डेडली थी। राइट, तो मैन उधर एंगेज रहा, इसलिए वेस्टर्न में ये जो वर्ल्ड वॉर हुई, दे गेव अ बूस्ट टू वुमेन एम्पावरमेंट, या कह लीजिए कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ। राइट, और उसी के बाद से आप देखिए कि 1940s में आते आते सभी जगह लगभग वुमेन को वोटिंग राइट्स मिलने शुरू हो गए थे। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें कि लेजिस्लेचर में इनका रिप्रेजेंटेशन कितना है, तो देखिए 1960s से ये बढ़ना शुरू हुआ, और 2022 तक आते आते कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस आर वुमेन। ओके, अब अगर हम ये देखें कि इंडिया कहाँ फॉल करता है, तो इंडिया फॉल करता है 10 to 20%, जो हमारे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो पार्टिसिपेशन है वो वुमेन का है, 10 to 20%। ओके, इंडिया लाइज इन दिस ब्रैकेट।
जबकि अगर आप ये डेवलप कंट्रीज देखें, कनाडा देख लीजिए, यूएसए देख लीजिए, ओके, यहाँ पर ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, तो ये सब लाई करती हैं 30 to 40%, जहाँ विमेन का रिप्रेजेंटेशन 30 to 40% है। इंडिया ने भी रिजर्वेशन दे दिया है 33% का। अगर ठीक ठाक इम्प्लीमेंट हो गया तो हम भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, मम्स, ये केरल में काफी स्प्रेड हो रहा है। मम्स एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, ये पहली चीज याद रखिएगा। सेकंड चीज है कि ये मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है। लेकिन ये प्रिवेंटेबल है, ऐसा नहीं है कि प्रिवेंटेबल नहीं है, इट इज वैक्सीन प्रिवेंटेबल, बट इसको कभी पार्ट बनाया नहीं गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का। मम्स इज ए सेल्फ लिमिटिंग एयरबॉर्न वायरल, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, 3-4 डिजीज के नाम देकर कि इनमें से कौन सा वायरल डिजीज है या इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है, राइट। तो उस तरह की चीजें याद रखिएगा। मम्स इज ए सेल्फ लिमिटिंग एयरबॉर्न वायरल डिजीज एंड प्रेजेंट्स एज फीवर एंड हेडेक with painful swelling of salivary glands on both sides of the face. There are no specific treatment, हालांकि वैक्सीन हैं। क्लोज टू 30% रिमेनिंग एसिम्टोमेटिक एंड अनरिपोर्टेड। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि एसिम्टोमेटिक होते हैं, कई बार आपको खुद ही नहीं पता होता है कि मुझे हो क्या रहा है, और अगर ये और ज्यादा बढ़ जाएं तो और कॉम्प्लिकेट हो सकता है, एंड दे कैन कन्वर्ट इनटू एंसेफेलाइटिस, एपिलेप्सी, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड एक्यूट पैनक्रियाटिस। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजीज टारगेटिंग मम्स कंट्रोल शुड बी क्लोजली इंटीग्रेटेड विद एग्जिस्टिंग मीसल्स एलिमिनेशन एंड रुबेला कंट्रोल। यानी कि इसका जो हमें टारगेट करना चाहिए, मम्स, मीसल, रुबेला को एक साथ, राइट, वैक्सीनेशन में। एलिफेंट ट्रांसफर की बात करें तो अभी तक हम कई बार देख चुके हैं, जो एक्ट ऑफ 1972 है उसमें कुछ रूल्स बनाए गए हैं और एलिफेंट्स को एक्सेम्पशन दिया गया है, क्योंकि एलिफेंट क्या है, हिस्टोरिकली हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं इंडिया में। जैसे टेम्पल्स वगैरह में ये काफी ज्यादा यूज होते हैं, राइट, सर्कस वगैरह में भी यूज हुआ करते थे। उसी तरीके से कई जो किंग वगैरह थे वो भी इनको रखते थे अपने यहाँ पर। तो एलिफेंट्स का यूज काफी रहा है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा लिबरलाइज किया है। सेंटर ने नोटिफाइड किए न्यू रूल्स फॉर कैप्टिव एलिफेंट। नाउ रिमेंबर, कैप्टिव एलिफेंट की बात हो रही है जिसको रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है बाय पर्सन। ओके, यहाँ पर हम वाइल्ड एलिफेंट की बात नहीं कर रहे हैं। कैप्टिव एलिफेंट ट्रांसफर और ट्रांसपोर्ट रूल्स 2024, और इसने लिबरलाइज कर दी है कंडीशन दैट एलिफेंट मे बी ट्रांसफर्ड विद इन और बिटवीन दी स्टेट्स। अब एक बात और याद रखिए कि सपोज कीजिए कि एक स्टेट से 2 स्टेट तक जाना है इसको, ठीक है, सपोज कीजिए केरल से लेकर असम तक जा रहा है, तो पहले के रूल परमिट करते थे कि केरल से सपोज आप तमिलनाडु होकर जाते हो, उसके बाद आप आंध्र प्रदेश जाते हो, उड़ीसा जाते हो, बंगाल से होते हो, फिर असम जा रहे हो, तो आपको ना इस एलिफेंट को ट्रांसपोर्ट करते वक्त हर स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती थी, हर स्टेट के वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेनी पड़ती थी, तब जाके आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। बट अब ये चेंज कर दिया गया है, आपको परमिशन सिर्फ ओरिजिन स्टेट यानी कि केरल इसके वाइल्ड लाइफ वार्डन से, और यहाँ असम इसके वाइल्ड लाइफ वार्डन से ही लेनी है, बाकी बीच के स्टेट से परमिशन नहीं लेनी है। दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज। सो व्हाट आर द रूल्स अराउंड ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एलिफेंट? तो एलिफेंट है शेड्यूल 1 स्पीशीज, ओके, चाहे वो वाइल्ड हो या कैप्टिव हो, दे कैन नॉट बी कैप्चर्ड और ट्रेडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे शेड्यूल 1 में आता है, चाहे वो वाइल्ड हो या कैप्टिव हो, आप उसको कैप्चर नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। Section 12 of the Act allows Schedule 1 animals to be translocated for special purpose such as education or scientific research. They can also be translocated for population management of wildlife without harming any wild animal. जैसे हम लोग बोलते हैं गिर में लायन है गुजरात में, तो उनको ट्रांसलोकेट किया जाए दूसरी जगहों पर भी, ताकि कल को अगर कोई डिजीज फैल जाए यहाँ पर तो ऐसा ना हो कि इनकी पॉपुलेशन ही वाइप आउट हो जाए। ओके, तो आप सिर्फ किसी स्पेशल पर्पस की वजह से ही इनको ट्रांसलोकेट कर सकते हो, या फिर एजुकेशन पर्पस से, या फिर उन पर कोई रिसर्च करनी हो किसी बीमारी की, तो आप कर सकते हो। राइट, नाउ कैप्टिव एलिमेंट, इनका हिस्टोरिकल रोल रहा है, पहले फॉरेस्ट मैनेजमेंट में रहा है, उसके बाद रॉयल फैमिलीज इनको रखती थी, टेम्पल्स वगैरह में रखे जाते हैं फॉर रिलीजियस पर्पस। दे कैन बी ओन्ड एंड देयरफॉर कम अंडर द स्पेशल कैटेगरी। तो इसलिए इनको हम थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं एलिफेंट्स को, क्योंकि इनका हिस्टोरिकल रोल इंडियन सोसाइटी में ज्यादा रहा है। हाउएवर, स्ट्रिक्ट रूल्स गाइड द ट्रांसफर ऑफ सच एलिफेंट्स। इट प्रोहिबिट द एक्विजिशन, पोजीशन और ट्रांसफर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट विदाउट रिटन परमिशन ऑफ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। अगर आप परमिशन ले लेते हो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से तो आप रख सकते हो अपने पास, ट्रांसफर भी कर सकते हो यहाँ से वहां, लेकिन परमिशन लेने के बाद, ओके, बट यू शुड नॉट ट्रांसफर इट फॉर कमर्शियल नेचर। सर्कस में बेचने के लिए ट्रांसफर नहीं कर सकते आप इसको। Now, the Environment Ministry in 2021, it brought the amendment that allowed the transfer of elephants for religious or any other purpose.
ठीक है, अब ये जो अमेंडमेंट किए गए 21 में, इसने अलाउ कर दिया फॉर रिलीजियस एंड एनी अदर पर्पस। नो रिलीजियस तो ठीक है, टेम्पल्स वगैरह में यूज होता है, वहाँ ठीक है, लेकिन ये जो वर्ड यूज किया ना इन्होंने, एनी अदर पर्पस, ये बहुत वेग वर्ड है। एनी अदर पर्पस मतलब क्या? ठीक, तो फिर वो एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है एलिफेंट का यहाँ पर, एनी अदर पर्पस। सच ब्रॉड इंटरप्रिटेशन कैन एक्सेलरेट ट्रैफिकिंग एंड इलीगल कमर्शियल ट्रांजैक्शन। नाउ अपडेटेड रूल्स क्या कह रहे हैं? न्यू रिलैक्सेशन दिए गए अंडर विच कैप्टिव एलिफेंट कैन चेंज ओनर्स एंड कैन बी ट्रांसफर्ड। अब किस केस में ओनर चेंज करोगे? लाइक एक ओनर कह रहा है कि यार मैं अब उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इसको मेंटेन कर सकूं, राइट? या फिर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ये कह दे कि इट इज फिट एंड प्रॉपर टू ट्रांसफर द एलिफेंट इन सर्कमस्टेंसेज व्हिच कॉल फॉर बेटर अपकीप ऑफ द एलिफेंट। और ट्रांसफर करने से पहले एलिफेंट की हेल्थ को रेटिफाई किया जाएगा बाय वेटरेनियन, और इस्टेब्लिश किया जाएगा एनिमल्स करंट हैबिटेट, और जहां पर उसको भेजा जा रहा है नए हैबिटेट में, कि ये दोनों सूटेबल है। ठीक है, ये आपको एसर्टेन करना होगा पहले। नाउ बिफोर द ट्रांसफर इज इफेक्टेड, एक जेनेटिक प्रोफाइलिंग की जाएगी एलिफेंट की, एंड इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। पहले जो रूल्स थे वो कहते थे कि जितने भी स्टेट से पास होगा, ठीक है, उन सभी स्टेट्स से परमिशन लेनी होगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से, उन स्टेट्स के। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया असम से गुजरात, तो बीच में जितने स्टेट से ये ट्रांसपोर्ट होगा ना, सबसे परमिशन लीजिए। बट अब आपको सिर्फ ओरिजिन और रेसिपिएंट स्टेट की ही परमिशन की जरूरत है, राइट? तो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये असल में एक प्रोहिबिटिव लॉ है जो रिस्ट्रिक्शन करता है ट्रैफिकिंग को कर्व करने के लिए, लेकिन अब एलिफेंट के केस में आपने लिबर्टी दे दी है। देयर आर ऑल्सो कंसर्न दैट सम ऑफ दीज एलिफेंट्स आरंट कैप्टिव बट सोर्स फ्रॉम द वाइल्ड। अब हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा कैप्टिव एलिफेंट था, मैं इसको मेंटेन करने की कंडीशन में नहीं हूँ, तो मैं किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ। बट द थिंग इज कि ये कैप्टिव एलिफेंट था ही नहीं, ये तो मैं वाइल्ड से पकड़ के लाया था, ओके, और अब मैं अब ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये तो फिर कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाएगा एलिफेंट का। दीज आर दी कंसर्न्स। डिजिटल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल अलग अलग तरीके से। नाउ साइबर क्राइम पोजेज बर्जनिंग थ्रेट इन इंडिया। एनसीआरबी का डेटा बताता है हमें दैट देयर वाज अ लॉस ऑफ अराउंड 66 करोड़, ओके, ड्यू टू साइबर क्राइम इन 2023। और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, पहले मैं इसकी बात कर चुका हूँ, इस पर शॉर्ट नोट आज दे दूंगा दोबारा टेलीग्राम में, ठीक है, वहां से चेक कर लेना। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। I4C रिवील्ड दैट डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड अकाउंटेड फॉर अराउंड 1.25 लाख करोड़ ओवर लास्ट 3 ईयर्स। और इन्हीं को कहा जाता है व्हाइट कॉलर क्राइम्स। अगर कभी पूछा जाए व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्या हैं, तो वो यही होते हैं। इनकी जनरल मोडस ऑपरेंडी अगर आप देखेंगे तो वो वैसी ही होती है, जैसे पहले तो आपको कन्विंस करेंगे कि फेक व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम वगैरह पर देकर कि आप यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा, वो आपके क्रेडेंशियल ले लेते हैं, यूपीआई पिन नंबर, ओटीपी, ओके, आईडी पासवर्ड वगैरह, और फिर आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। या फिर वो आपकी कार्ड डिटेल्स ले लेते हैं एंड कन्विंस करते हैं आपको टू शेयर योर ओटीपी। ये 3 तरीके होते हैं इनके स्कैम करने के। तो अब इनको हम प्रिवेंट किस तरीके से करें? अब अगर आप कभी जीमेल, अपना जीमेल किसी न्यू डिवाइस पे लॉगिन करते हो ना, तो वो आपके पुराने वाले डिवाइस पे जहां से आप रेगुलर यूज कर रहे हो, वो उस डिवाइस पे एक ओटीपी भेजता है क्या, और पूछता है आपसे क्या आप ही ने दूसरे डिवाइस से लॉगिन किया है। जब आप यस करोगे ना, तभी आप नए डिवाइस पे लॉगिन कर सकते हो। तो इसी तरह की फैसिलिटी हमारे बैंक अकाउंट, यूपीआई और इन सब पे भी होनी चाहिए, कि जब तक हम ये एक्सेप्ट ना करें कि हाँ दूसरे डिवाइस से हम ही लॉगिन कर रहे हैं, तब तक वहां लॉगिन अलाउ ना किया जाए। Just as how Google accounts do not allow logging from new device unless permission is granted by the former device, financial institution must be mandated to replicate this feature. देखिए, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी गूगल की तरह यही काम करना चाहिए। जब भी कोई ओटीपी या यूपीआई आईडी एंटर कर रहा हो हमारी, तो देयर शुड बी अलर्ट जनरेटेड इन ए प्रीवियस डिवाइस, ओके, और ये स्क्रीन शेयर फैसिलिटी आपको डिसेबल कर देनी चाहिए। इससे ही अधिकतर क्राइम हो रहे हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो नए हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को रिप्लेस करके लाए हैं, ये वाला, ठीक है, इट इज सेट टू रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड 1861। इट रिकग्नाइज द ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एज ए कंटिन्यूअस अनलॉफुल एक्टिविटी। सो ये जो डिजिटल फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, दे कैन बी कवर्ड अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। Interstate digital financial fraud network must be recognized as a serious crime and bail may be restricted by the courts. In cases में bail नहीं देनी चाहिए easily. Additionally, digital frauds create a considerable amount of black money. अब इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज यूनिट की हम नई यूनिट बनाएंगे साइबर क्राइम रोकने के लिए, स्पेशलाइज यूनिट बनाने से ज़्यादा बेटर है अगर ये जो फिनटेक हैं हमारे और टेलीकॉम इंडस्ट्रीज हैं,
They are mandated to take certain preventive steps in their technology and provide data in a manner which enables speedier investigation, the prevention, detection, recovery, and conviction in will be much more effective. पेमेंट्स बैंक में पेमेंट्स बैंक को मैंने आपके साथ पेमेंट्स बैंक के टर्म में ना पूरा एक लेक्चर किया हुआ है 450 प्लस में। पेमेंट्स बैंक के साथ इशू ये है कि ये लोग ना सेविंग डिपॉजिट नहीं ले सकते, और जब तक मेरे पास सेविंग डिपॉजिट नहीं आएगा और ऊपर से कि मैं किसी को लोन भी नहीं दे सकता। ये जो पेमेंट्स बैंक होते हैं इनको अपना पूरा का पूरा या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कीजिए या फिर किसी यूनिवर्सल कमर्शियल बैंक में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, तो अच्छे रिटर्न नहीं मिलते हैं। इसलिए पेमेंट्स बैंक मोस्टली लॉस में ही रहते हैं। बहुत कम पेमेंट बैंक है जो प्रॉफिट में चल रहे हैं ड्यू टू दिस रिस्ट्रिक्शन। और उस पर फिर लिमिट थी पहले 1 लाख रुपए की, अब बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दी गई है। हमने ये पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है पहले। ओके, रिवीजन सीरीज में दोबारा करवा दूंगा। मोस्ट पेमेंट बैंक्स इवेंचुअली टुक एटलीस्ट 5 to 6 years टू जनरेट नेट प्रॉफिट, और कई सारे तो बंद भी हो गए बीच में। Now there are fintech claiming to offer banking as a service, replicating the role of payment bank but without a license। कई सारी fintech कंपनीज हैं, ये जो ऐप वगैरह जो आपको लोन दे रही हैं वो आपको बैंकिंग ही सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, बैंकिंग एज ए सर्विस, वो भी विदाउट ए लाइसेंस। तो उस वजह से क्या हुआ है, पेमेंट बैंक का जो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन था वो भी कम हो गया है और ज्यादा, राइट। जबकि आप एनबीएफसी कंपनीज जो हैं उनको अलाउ करते हो डिपॉजिट लेना, ठीक है, सभी एनबीएफसी को अलाउ नहीं किया जाता है। एनबीएफसी को भी हम कैटेगराइज करते हैं इन डिपॉजिट टेकिंग एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग। तो एनबीएफसी को जब आप अलाउ कर रहे हो डिपॉजिट लेना, तो फिर यही सेम चीज आप पेमेंट बैंक को अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है? उसी वजह से तो वो लॉस में जा रही हैं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। वॉच, देखिए वर्क प्लेस पे क्या है, ये जो सीनियर मैनेजर्स वगैरह ना ये अब्यूज बहुत करते हैं। उनको ये लगता है कि वर्कर्स पे प्रेशर बनाते रहो तभी वो परफॉर्म करेंगे। तो इस वजह से काफी सारा अब्यूज, ह्यूमिलिएशन वगैरह देखने को मिलता है। जबकि कुछ कंट्रीज ने इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ बना रखे हैं। कंट्रीज विद वर्क प्लेस एंटी बुलिंग लॉज लाइक स्वीडन, नेदरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस हैव सिंगल डिजिट रेट ऑफ एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग वर्क प्लेस बुलिंग देन द कंट्रीज दैट डू नॉट हैव सच लॉज। ठीक है, तो इंडिया को भी इस तरह का एक लॉ बनाना चाहिए, वॉच लेजिस्लेशन, इट कैन हेल्प इंडिया। वॉच मतलब वुड ए वर्क प्लेस अब्यूज एंड टॉक्सिसिटी चेक। ओके, सोमालिया में ये सब चलता रहता है तमाशा, और सोमालिया के कंटेक्स्ट में मैंने आपको दोनों चीजें समझा चुका हूँ, सोमालिया एंड सोमालीलैंड। ओके, और सोमालीलैंड ने अपना एक पोर्ट का एक्सेस दिया हुआ है यहाँ पर इथियोपिया को, और इस सोमालीलैंड को आज तक ये ब्रेक अवे प्रोविंस ही है सोमालिया का, बट इसको किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया। बट इन लोगों ने आपस में डील की, इथियोपिया को अलाउ किया कि हम आपको पोर्ट का एक्सेस दे देंगे क्योंकि वो लैंडलॉक कंट्री है इथियोपिया, और बदले में इथियोपिया सोमालीलैंड को रिकग्निशन देगा कि ठीक है हम आपको एक कंट्री मानते हैं। ये सब मैं पहले करा चुका हूँ। यहाँ पर पोलैंड पे एक मिसाइल पोलैंड के एयर स्पेस से होकर निकली, जो कि पोलैंड को पसंद नहीं की। पोलैंड है नाटो मेंबर। कल वाले लेक्चर में मैंने एम्फेसाइज किया था आपको, पोलैंड इज ए नाटो मेंबर। पहले ये यूएसएसआर के डोमेन में आता था, उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का पार्ट था, लेकिन नाटो ने अपना एक्सपेंशन ईस्टवर्ड किया और पोलैंड को अपने टच में ले लिया, ठीक है। और पोलैंड के बाद अगला टारगेट यूक्रेन ही था नाटो का, उस वजह से सारी लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं। तो पोलैंड के एयर स्पेस को ब्रीच किया यहाँ पर रशिया ने, तो पोलैंड ने उस पर डिमांड किया है कि एक्सप्लेनेशन दीजिए जरा ये क्यों हुआ, क्योंकि मॉस्को बहुत डेडली मिसाइल अटैक कर रहा है इस वक्त यूक्रेन पर, और वो भी उसकी कैपिटल कीव पे, ठीक है। अब आपकी कैपिटल पर तक अटैक होने लगा, लेकिन इसके बाद भी इनकी जो पब्लिक है वो आई डोंट नो वेयर इट इज स्लीपिंग। ओके, हाँ, चर्च जनताज मेन ओपोनेंट बार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंशियल वोट। देखिए अब रशिया हो कोई भी, सब कंट्रीज में यही हो रहा है कि जो पावर में बैठे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं चलिए इलेक्शन तो होते रहेंगे लेकिन हम इन ओपोनेंट्स को ही टारगेट कर लें डायरेक्ट, या तो इनको किसी केस में फंसा के अंदर डाल दो, ठीक है, या इनके फाइनेंसेस फ्रीज कर दो ताकि वो इलेक्शन दिखने के लिए इलेक्शन हो लेकिन ना वो फ्री है ना ही फेयर है। यही बांग्लादेश में हुआ है, यही रशिया में हुआ, यही चड जैसी छोटी कंट्रीज में हो रहा है, और यही इंडिया जैसी कंट्री में भी हो रहा है। ओके, एंड यू नो एक तरफ जो लोग कहते हैं ना कि जैसे आज इंडिया में भी ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं 18-19 साल के निब्बा निब्बी, इनका ब्रेन इस तरीके से वॉश हुआ है कि हाँ वो तो ऑपोजिशन तो होना ही नहीं चाहिए, क्या जरूरत है, मोदी जी सब कर लेंगे। बेटा अगर ऑपोजिशन नहीं होगा ना, ऑपोजिशन का रोल एक डेमोक्रेसी में होता है कि इट गिव अ वॉइस टू पब्लिक कंसर्न। पावर में कोई भी बैठा हो उसको हमेशा पावर का नशा रहेगा, ठीक है, लेकिन ऑपोजिशन ऑपोजिशन एंड मीडिया, ये दो
ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं पब्लिक को कि आपने जिनको वोट देके जिताया वो तो अपनी जगह है, लेकिन अगर वो आपकी नहीं सुने तो ऑपोजिशन और मीडिया ये दोनों आपकी वॉइस को रेज करेंगे। मीडिया को तो खरीद लिया जा सकता है, लेकिन ऑपोजिशन को सिर्फ दबाया जा सकता है। अगर पब्लिक ऑपोजिशन के साथ नहीं खड़ी होगी तो ऑपोजिशन आपकी वॉइस रेज नहीं कर पाएगा, और फिर चाहे वो पेपर लीक हो चाहे कुछ हो, आपको बर्दाश्त करते रहना पड़ेगा। अरे तो आप में से भी शायद अधिकतर आज जो प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग 21 से 24 की एज के बीच होंगे, आई थिंक मोस्टली। ओके, 2014 में जब ये गवर्नमेंट आई होगी तब आप लोग शायद स्कूल स्टूडेंट ही रहे होंगे, मोस्ट ऑफ योर, ओके, ऑलमोस्ट स्कूल स्टूडेंट्स रहे होंगे। बस वहीं से ये टारगेट किया गया था सोशल मीडिया के थ्रू कि हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तैयार करनी है। एंड एज पर आर होम मिनिस्टर ही सेड कि 30 लाख व्हाट्सएप यूजर्स हमारे पास एक्टिव हैं। ट्विटर पर इनकी बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, करीब 8,000 लोगों की। हर एक ट्वीट के 2-2 रुपए देते हैं ये लोग। और ये सब क्यों किया गया? 2014 से ये कोशिश की गई कि ये बच्चे आज जो 8, 10 और 12 साल के, इनके ब्रेन में इस तरीके से इनको ट्रेन करो कि कांग्रेस खराब थी, नेहरू जी खराब थे, इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, कांग्रेस सिर्फ चोर है, लुटेरी पार्टी है। बस इस तरह का माइंडसेट तैयार किया गया और ये दिखाया गया कि बस बीजेपी ही देशभक्त है, बीजेपी ही हिंदूवादी पार्टी है, यही हिंदुओं की रक्षा कर सकती है। और ये जो बच्चे स्कूल से पास आउट होके आज वोटर बने हैं, जो हार्डली 10 साल की उम्र होती थी उनकी 2014 से, 10 साल में सुनते सुनते उनके दिमाग में यही बस गया है कि बस यही पार्टी है जो है। जबकि अगर आप बीजेपी का इतिहास उठा के देखेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये कांग्रेस के अपोजिट, ये ब्रिटिशर्स के साथ खड़े थे। ये क्विट इंडिया मूवमेंट में ब्रिटिशर्स के साथ थी आरएसएस, राइट? इट वॉज अगेंस्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये तो रियल इतिहास पढ़ाया भी नहीं जाना चाहिए बच्चों को एज पर द आइडियोलॉजी, और ये सब हिटलर की किताबों से ही सीखा गया है। सिर्फ ब्रेन ही इस तरह का बना दो बच्चों का कि आगे चल के आपको कुछ और करने की जरूरत ही ना पड़े, उनके दिमाग में ही बस जाए कि बाकी सारी पार्टीज खराब हैं, बस यही पार्टी अच्छी है। ओके, दैट्स हाउ दी 10 साल लंबी प्लानिंग की जाती है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। यूएस इजराइल इंटेल चीफ्स लीव कतर आफ्टर टॉक्स ऑन गाजा ट्रूस एंड हॉस्टेज रिलीज। अब देखिए, अभी भी ये सब मीडिएशन कर रहे हैं, कतर हो, इजिप्ट हो या यूएस हो, अभी मीडिएशन कर रहे हैं कि ये सब खत्म होना चाहिए। बट एक तरफ हमास हॉस्टेजेस को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है, वो कह रहा है कि मुझे परमानेंट सीज फायर चाहिए। परमानेंट जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच है या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच है, इस तरह का सीज फायर दीजिए। ओके, और इसराइल कह रहा है पहले मेरे हॉस्टेज रिलीज कीजिए, उसके बाद ही मैं सीज फायर पे बात करूंगा। तो ये डेडलॉक अभी भी ब्रेक होने का नाम नहीं ले रहा है। ओके, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज़ हैं। ऑलराइट, तो कल मैंने आपके साथ 3 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किए थे। मैं उसका पार्ट 2 भी जल्दी करूंगा आपके साथ, क्योंकि देखिए मेरे नज़र में आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स है कि आपको जो सबसे ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। सी, एनवायरमेंट साइंस टाइप पे जो क्वेश्चन आएंगे वो कई बार वर्बेटिम बेस आ जाएंगे, डायरेक्ट फैक्ट बेस, या फिर कुछ ज़्यादा ही इन डेप्थ आ जाएंगे। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपसे पॉलिटी और इकोनॉमी से आने वाले स्टैटिक गलत नहीं होने चाहिए। सेकेंड थिंग इज कि आप इंटरनेशनल रिलेशन से शॉर्ट शॉर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो 17 to 18 क्वेश्चन। ठीक है, उसमें आपका सब आ जाता है। ये जो वर्ल्ड की मैपिंग सीरीज है आपकी, वो भी आ जाएगी उसी में। ठीक है, जो कुछ न्यूज में रहा है अलग अलग कंट्रीज वर्ल्ड के कॉर्नर में, वो आ जाएगा। इंटरनेशनल बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन, उनकी रिपोर्ट्स, वो सब आ जाएगा। हमें ये 17-18 क्वेश्चन बहुत अच्छे से टारगेट करने हैं। एंड स्टैटिक साइड से इकोनॉमी एंड पॉलिटी में हमारा कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। रही बात हिस्ट्री की, हिस्ट्री पे मैं आपके साथ 2 से 3 लेक्चर करूंगा। एक होंगे टर्म्स बेस्ड, जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, पिछले साल आया था एक साउथ की डायनेस्टी से। ओके, इसके बाद डायनेस्टीज की टाइमलाइन करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जैसे आपको आया था कि गुप्तास के बाद इनमें से कौन सी डायनेस्टीज ने गुप्तास के बाद रूल किया है। ठीक है, पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी। तो इस तरह की एक क्रोनोलॉजी बेस हम लोग एक लेक्चर करेंगे। ओके, तो वहां से आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन हेल्प करने में मदद मिलेगी। मॉडर्न हिस्ट्री शुड बी योर स्ट्रेंथ, की वहां से आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, राइट? तो इनको टारगेट कीजिए कि हमें शॉर्ट शॉर्ट 60 to 65 क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करने हैं। ओके, और एनवायरमेंट साइंस टेक सीरीज में आप भरोसा रखिए, जितना भी कुछ करंट अफेयर में रहा है वो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में आपको करा रहा हूँ। वो आपको देखने में लग रहा होगा कि बोरिंग है या फैक्चुअल है, बट थिंक इसकी यूपीएससी क्वेश्चन उसी तरीके से पूछ रहा है। एंड इन सीरीज में आप कभी ये मत सोचिए कि जितने आएंगे आप पूरे अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर 10 से 11 क्वेश्चन आ रहे हैं इनसे तो आप पूरे 10-11 अटेम्प्ट करेंगे, नो। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 6 to 7 क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट यहाँ से सही कर लेने हैं। और वो अगर फैक्ट बेस आ रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर आईयूसीएन की एक रिपोर्ट पूछ ली गई थी,
एक रिपोर्ट मेंशन की थी कि इसको कौन पब्लिश करता है, आईयूसीएन उसका आंसर था। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे गलत नहीं होने चाहिए। सो प्लान योर स्ट्रेटेजी प्रॉपर, ओके, डोंट रन बिहाइंड एवरी क्वेश्चन। अगर आप पीवाईक्यू देख रहे हैं तो उसमें ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन को देख रहे हो कि यार ये इस तरीके से आया, ये इतना डेप्थ में आया, इतना टफ आया, तो मुझे उस लेवल की तैयारी करनी। एंड प्लीज मल्टीपल सोर्सेज अवॉइड कीजिएगा, ओके, मत कीजिएगा, आप कोई नए सोर्स मत उठाइएगा। 8 to 10 वीक्स पहले नहीं उठाते, मैं अपना खुद का भी कह रहा हूँ। प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में भी बिल्कुल एनरोल मत होइएगा आप। जो भी सोर्सेज आपने पढ़े हैं वो पढ़िए। बस मैं जो यहाँ पर आपको फ्री लेक्चर सीरीज के पार्ट में जो चीजें दे रहा हूँ, ताकि आप ये जो 17 to 18 क्वेश्चन है और साथ में पॉलिटी के कुछ कुछ चैप्टर्स में आपको कराऊंगा, क्योंकि वो जरूरी है और उससे स्कोर करना ही है आपको। ऑलराइट, ये जब तक आप 60-65 क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे तब तक एग्जाम क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। मल्टीपल सोर्सेज के पीछे मत भागना, मार्केट में बहुत है। ये टाइम होता है जब कोचिंग वाले अलग अलग कुछ इनोवेटिव करके आपको टारगेट करते हैं। वो द हिंदू के कुछ कंपाइलेशन ले आएंगे कि देखिए देखिए ये एमसीक्यू बेस्ड कंपाइलेशन लेकर आए हम लोग, ये कर लो, ठीक है, हम कुछ यूनिक टेस्ट सीरीज लेकर आए, वो कर लो। इन सब के पीछे मत भागना, आपने साल भर जो पढ़ा है उस पर भरोसा रखो और उसको रिवीजन करो, ठीक है। अगेन अगेन सेइंग द सक्सेस टू यूपीएससी इज ओनली वन, की टू यूपी सक्सेस इन यूपीएससी इज रिवीजन, ओनली रिवीजन। ऑलराइट, बट ये तब जब आपने साल भर पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो only you can help yourself. Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.